इस ऑपरेशन के तहत इंडिया ने पाकिस्तान में पंजाब के डिफरेंट सिटीज जैसा कि बहावलपुर, लाहौर, मरीद के और सियालकोट में सेम टाइप पर हमले किए। इस वाकया की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को हुई जब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की एक वैली पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक होता है। इसलिए पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। इन हमलों में मस्जिद, एक मदरसा, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया गया। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री का वो पहला इंसिडेंट है जिस पे प्रोफाइल को गिराया गया। इससे ये भी जाहिर होता है कि इजराइल की गवर्नमेंट इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में थी। पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक अगर पाकिस्तान की सालवियत पर खतरा आया तो पाकिस्तान इंडिया पर फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकता है। 7 मई 2025 को इंडिया ने रात के अंधेरे में ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया। इस ऑपरेशन के तहत इंडिया ने पाकिस्तान में पंजाब के डिफरेंट सिटीज जैसा कि बहावलपुर, लाहौर, मरीद के और सियालकोट में सेम टाइप पर हमले किए। पाकिस्तान ने इंडियन अटैक्स को एक्ट ऑफ वार करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान इन अटैक्स को रिटेलिएट करने की पूरी सलाहियत रखता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया के पाकिस्तान पर अटैक के पीछे क्या अजाइब थे, इन अटैक्स का बैकग्राउंड क्या है, पाकिस्तान ने इन अटैक जिसमें मिसाइल और ड्रोन शामिल थे इसको किस तरह न्यूट्रलाइज किया, क्या इंडिया और पाकिस्तान एक फुल फ्लेज वार की तरफ जा सकते हैं, क्या ये ड्रोन वारफेयर एक न्यूक्लियर वार का रूप धार सकती है और क्या ग्लोबल पावर्स जैसा कि यूएसए, चाइना और रशिया इंडो पाक वार को रोकने में अपना किरदार अदा करेगी। इन सब सवालात का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। तो चले अपने सफर का आगाज करते हैं। इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स जो कि पाकिस्तान की तरफ लॉन्च किए गए थे, इनकी डिटेल जानने से पहले इस वाकये का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। इस वाकये की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को हुई जब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की एक वैली पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक होता है जहां 25 इंडियन हलाक हुए, जिसके नतीजे में इंडियन गवर्नमेंट बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के इस अटैक का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देती है और इल्जाम तराशी करती है कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान के आजाद कश्मीर की तरफ से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एंटर हुए हैं। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ये भी क्लेम करती है कि पहलगाम अटैक में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसी दहशतगर्द जमातें भी शामिल हैं जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है। इसी को बुनियाद बनाकर इंडियन गवर्नमेंट ये अज़म जाहिर करती है कि वो पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होने के सिलसिले में हर तरह का सबक सिखाएगी। उन्होंने पहलगाम अटैक पर कंडेमिनेशन जाहिर की और ये भी वाज़ह किया कि पाकिस्तान के साथ इस अटैक का कोई भी लिंक नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया और कहा कि इस अटैक में खुद इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान के मुताबिक इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 2 मकासद थे। नंबर 1 ये कि मोदी किस तरह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर अपना वोट बैंक को फिर से रिवाइव कर सके जो कि 2024 के इलेक्शन में गिर गया था, और ये इसी सूरत पॉसिबल था कि अगर मोदी एक बार फिर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को इंडिया में उबार सके। और दूसरा मकसद पाकिस्तान को कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में आइसोलेट किया जाए। इसलिए पाकिस्तान ने पहले दिन से ही पहलगाम अटैक की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की जो कि यूनाइटेड नेशन के फर्म और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू हो सकती थी, जिसे इंडिया ने फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से बहुत से ममालिक, इंटरनेशनल कम्युनिटी और न्यूट्रल एक्सपर्ट्स ने भी पाकिस्तान की डिमांड की फेवर की कि इंडिया को पहलगाम अटैक पर एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इंडिया ने इस डिमांड को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हुए पाकिस्तान पर ब्लेम गेम का आगाज कर दिया। इसी के साथ ही इंडिया में डोमेस्टिक प्रेशर और मीडिया वारमोंगिंग स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट प्रेशराइज हुई और पाकिस्तान पर हमला करने पर मजबूर हो गई। ये है इस वाकये का बैकग्राउंड। अब हम वापस चलते हैं 7 मई 2025 की रात में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया। और इस अटैक में इंडिया ने मुजफ्फराबाद, गोटकी, बाग, अहमदपुर, शिरकिया, मरीद के और बहावलपुर समेत पाकिस्तान के 9 मकामात पर मिसाइल अटैक। इन हमलों में मस्जिद, एक मदरसा, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया गया, जिसकी वजह से अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 33 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हो गए, जबकि 76 से ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त जख्मी है। इन अटैक्स के रिस्पॉन्स में पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी ने इन हमलों का फौरी तौर पर जवाब देते हुए 5 से ज्यादा इंडियन जेट्स को निशाना बनाया और गिराए जाने वाले जेट्स में राफेल और मिग 29 भी शामिल हैं, जिनको बहतिंदा, जम्मू, अखनौर और श्रीनगर में गिराया गया। वाज़ह रहे कि ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री का वो पहला इंसिडेंट है
जिसपे राफेल को गिराया गया, वो भी J-10C की मदद से, जिसमें PL-15 मिसाइल लगाया गया था। इसी वाकया के साथ एक बार फिर पाकिस्तान की एयर सुपीरियरिटी इंडिया पर कायम होगी। इससे पहले भी 2019 में पाकिस्तान ने 2 इंडियन फाइटर जेट्स गिराए थे, जिसमें पाकिस्तान ने एक इंडियन फाइटर पायलट भी कैप्चर किया था, जिसका नाम अभिनंदन था, जिसे बाद में एज अ पीस जेस्चर रिलीज कर दिया गया था। लेकिन इस दफा की फतह 2019 की फतह से बढ़कर है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान ने इंडिया के 5 तैयारी गिराए हैं, जिसमें राफेल भी शामिल है, जो कि मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट है। इस पर इंडिया का रिस्पॉन्स देखा जाए तो शुरू में इंडियन मीडिया और गवर्नमेंट ने इस तरह के किसी भी वाक़े की मुकम्मल तौर पर तरदीद की। मजीद ये कि इंडिया ने ये कंटेंट क्लेम किया कि हमने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स F-16 और JF-17 गिराए हैं, लेकिन इन क्लेम्स में किसी भी तरह की हकीकत शामिल नहीं है। इसके अलावा अगर हम इंडिया और पाकिस्तान से बाहर आकर देखें तो हमें मालूम होता है कि फ्रेंच ऑफिशियल्स और US ऑफिशियल्स के मुताबिक भी पाकिस्तान ने एटलीस्ट इंडिया का एक राफेल जेट गिराया, जबकि द हिंदू न्यूज़पेपर के मुताबिक इंडिया के एटलीस्ट 3 जेट्स गिराए जा चुके हैं। इसी तरह बहुत से न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि 7 मई का अटैक अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में मुकम्मल तौर पर फेल हो गया। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इंडिया ने अगले ही रात 8 मई को पाकिस्तान में ड्रोन वारफेयर का आगाज कर दिया। ये अपनी नौयत का एक अलग किस्म का अटैक था, क्योंकि इंडिया ने पहली बार ड्रोन वारफेयर का आगाज किया और पाकिस्तान की डिफरेंट लोकेशन पर 76 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च की। इन मकामात में लाहौर, कराची, रावलपिंडी, सियालकोट और गुजरांवाला वगैरह शामिल है। पाकिस्तानी आर्मी ने इन ड्रोन स्ट्राइक्स का भरपूर जवाब देते हुए इनको न्यूट्रलाइज कर दिया। आर्मी के मीडिया विंग के DGISPR के मुताबिक जो 76 ड्रोन्स इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आए थे, इनमें इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। और इस ड्रोन वारफेयर का मकसद न सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन पॉपुलेशन को हिट करना था, ताकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन यहाँ भी इंडिया अपने गोल को हासिल करने में नाकाम रहा। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि इंडिया ने ये मिलिट्री हार्डवेयर इसराइल से पिछले 10 सालों में खरीदे थे, जिनकी वॉर $2.9 बिलियन थी, और इनमें रडार, सर्विलेंस और कम्बैट ड्रोन शामिल थे, जो कि आज पाकिस्तान के खिलाफ यूज हो रहे हैं। इससे ये भी जाहिर होता है कि इजराइल की गवर्नमेंट इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में थी और पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करने की मंसूबाबंदी कर रही थी। यहाँ ये बात करना भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान ने अब तक जो भी कार्रवाई की है वो डिफेंसिव नेचर की है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडिया पर कोई अटैक नहीं किया। लेकिन बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया की इन एक्टिविटीज की वजह से पाकिस्तान का इंडिया पर अटैक करना नागुज़ीर यानी इनएविटेबल हो गया है। तभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया के इस मिसाइल और ड्रोन वारफेयर का भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान रिटेलिएट लाजमी करेगा, लेकिन अपने टाइम और वे में। इसी वजह से साउथ एशिया में इस वक्त जंग का माहौल है, क्योंकि दोनों कंट्रीज अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर खर्च करती है। लिहाजा अगर इंडिया और पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज का अंदाजा लगाया जाए तो ग्लोबल फायर पावर 2025 की मिलिट्री स्ट्रेंथ के मुताबिक इंडिया दुनिया की 4th बड़ी मिलिट्री पावर है, जबकि पाकिस्तान दुनिया की 12th बड़ी मिलिट्री पावर। इंडिया का डिफेंस बजट $86 बिलियन है, जो कि उसकी GDP का 2.3% बनता है। वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट $10.2 बिलियन है, जो कि उसकी GDP का 2.7% बनता है। जबकि इंडियन मिलिट्री पर्सनल की तादाद 51 लाख बनती है, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री पर्सनल से 3 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान की मिलिट्री पर्सनल की तादाद 17 लाख के करीब है। इसी तरह इंडिया के पास 2229 एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1399 एयरक्राफ्ट्स हैं। इंडिया के पास 3151 कम्बैट टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1839 कम्बैट टैंक्स हैं। और पाकिस्तान के पास 121 नेवल एसेट्स हैं, जबकि इंडिया के पास 293 नेवल एसेट्स हैं। ये फैक्ट्स जाहिर करते हैं कि इंडियन मिलिट्री स्ट्रेंथ पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। बिलाशुबा इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ पाकिस्तान से ज्यादा है। तभी यहाँ बात करनी पड़ेगी न्यूक्लियर एसेट्स की, जो कि पाकिस्तान को मालूम है कि पाकिस्तान कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ में इंडिया से बहुत पीछे है। इसलिए पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बिल्ड किए, ताकि अगर पाकिस्तान के सर्वाइवल को खतरा हो तो पाकिस्तान इंडिया को न्यूक्लियर लेवल पर जवाब दे सके। इसी तरह अगर न्यूक्लियर वेपन्स का कंपैरिजन किया जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वेपन्स हैं,
जबकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स है। इंडिया की पॉलिसी नो फर्स्ट स्ट्राइक है, यानी इंडिया कभी न्यूक्लियर वार का आगाज नहीं करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक अगर पाकिस्तान की सालवियत पर खतरा आया तो पाकिस्तान इंडिया पर फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकता है। इसलिए रीजन में जब भी जंग का माहौल बनता है तो न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत से न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इंडिया और पाकिस्तान जंग की तरफ जाते हैं और इंडिया कन्वेंशनल वार में पाकिस्तान को डिफीट करता है तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन ठहरिए, पाकिस्तान को ये न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जब से इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर स्टार्ट की है तब से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसका भरपूर जवाब दिया और इंडिया के 5 फाइटर जेट्स गिराए हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान कन्वेंशनली भी इंडिया को रिस्पॉन्स देने की काबिलियत रखता है। इसी तरह अगर ग्लोबल कम्युनिटी की बात की जाए तो उन्होंने इंडिया के इस मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर पर गहरे कंसर्न शो किए हैं। बहुत सी कंट्रीज जिसमें जर्मनी, जापान, फ्रांस, कतर, चाइना, यूएई और सऊदी अरेबिया शामिल है, इन सब ने इंडिया पाकिस्तान को रिस्ट्रेन शो करने की हिदायत की है और साथ में यह भी कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को जंग के मैदान की बजाय टेबल पर इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो ग्रेटर ने भी इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया को जंग की तरफ ना जाते हुए पीसफुली डिप्लोमेसी को प्रेफर करना चाहिए। इसी तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की स्ट्राइक को शेमफुल करार दिया और ये भी वाज़ेह किया कि ये रीजन में अनस्टेबिलिटी को प्रमोट कर सकता है। ग्लोबल कम्युनिटी में 2 ऐसे ममालिक भी शामिल हैं जिसमें टर्की और चाइना शामिल है। इन दोनों मुल्कों ने ये वाज़ेह किया कि ये न सिर्फ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक मदद करेंगे बल्कि हर तरह का आर्म सप्लाई भी प्रोवाइड करेंगे ताकि जंग की सूरत में पाकिस्तान किसी भी तरीके से इंडिया से पीछे ना रहे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया के इक़दामात की वजह से इंडिया का इंटरनेशनल इमेज बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है, क्योंकि इंडिया ने 2 दिनों में ही न सिर्फ अपने 5 जेट्स जिसमें राफेल और मिग-29 भी शामिल है बल्कि बहुत सारे ड्रोन्स भी गवा दिए और साथ ही वो इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने में नाकाम रहा है और कोई भी मुल्क खुल के इंडिया की सपोर्ट में नहीं आया और ना ही किसी कंट्री ने इंडिया के पाकिस्तान पर अटैक की फेवर की है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त जंग की सूरत हाल है। इंडिया ने पाकिस्तान पर ड्रोन वॉरफेयर की शुरुआत करके पाकिस्तान को इस जंग में धकेल दिया है। पाकिस्तान के पास रिटेलिएट करने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान के रिटेलिएट करने के बाद ये मसला हल हो जाएगा? क्या दोनों ममालिक को जंग छोड़कर डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए? क्या कश्मीर के मसले को हल किए बगैर दोनों ममालिक के तल्लुकात ठीक हो सकते हैं? क्या इंडिया फ्यूचर में अगेन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है? एक मुकम्मल जंग की सूरत में रीजन की 2 बिलियन पॉपुलेशन का फ्यूचर क्या होगा? इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान की ये जंग सिर्फ साउथ एशिया तक लिमिटेड रहेगी या पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।